ओके गाइस, पार्टनरशिप अपना पूरा हो चुका है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने सेकंड पार्ट में सिलेबस के, जिसका नाम है कंपनी और रिलेटेड अकाउंट से जितने भी जुड़े हुए मामले हैं। सबसे पहले इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, ये चैप्टर देखने जा रहे हैं हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आप समझते हो हिसाब किताब। किसी भी बिजनेस को साल के अंत में करना पड़ता है हिसाब किताब, चाहे वो कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एचयूएफ हो, सबको हिसाब किताब करना ज़रूरी होता है। अभी तक जो हम देख रहे थे 11th में हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटर अपना हिसाब किताब कैसे करता है, उसका फाइनल अकाउंट हमने सीखा था, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अब हम देखने जा रहे हैं कोई कंपनी जो होती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। केवल थ्योरी पोर्शन देखेंगे हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि कितने टाइप का होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसी कंपनी का वित्तीय विवरण कितने प्रकार का हो सकता है। ये चैप्टर हिंदी में है, कंपनी के वित्तीय विवरण। हम बोलेंगे 3 प्रकार का, 3 चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्या क्या? एक तो बैलेंस शीट, एक प्रॉफिट एंड लॉस, और एक नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो। मेनली क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक्स्ट्रा फंसा दिया जाता है नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट का पार्ट होता है ये दोस्तों, बैलेंस शीट के पीछे चिपकाया जाता है इसको। उसके बाद बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं, इसको आप पढ़ लेना, ये सब पहले से ही आप जानते हो। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। एक चिट्ठे की विशेषताएं बताइए या बैलेंस शीट के फीचर्स बताइए। क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके? फाइनेंशियल पोजीशन, सबसे पहली बात, ये वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आपके साल के अंत में। उसके बाद ये पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आपसे। एक किसी तारीख को बनाया जाता है ये। उसके बाद है इसमें दिखाई जाती हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़। ये बनता है वर्टिकल फॉर्मेट में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि कंपनी का चिट्ठा यानी कंपनी की बैलेंस शीट किस प्रारूप, किस फॉर्मेट में बनती है। हम बोलेंगे वर्टिकल यानी लंबवत प्रारूप, हिंदी में बोलते हैं इसको। उसके बाद ये किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है? पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 2 की अनुसूची 3 के अनुसार। ये आप एज इट इज़ याद कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बैलेंस शीट कैसे, कब, किसके अनुसार बनाई जाती है। पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वित्तीय विवरण बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं। हम बोलेंगे टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्रदान करने के लिए। हेडिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, अंदर की बातें आप अपने मन से लिखना। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन का मतलब है सूचना प्रदान करने के लिए। उसके बाद है नॉलेज ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, अर्जन क्षमता का ज्ञान होता है हमें इससे, यानी कंपनी में कमाने की क्या काबिलियत है। उसके बाद है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि वित्तीय पूर्वानुमान, पहले से ही हम अनुमान लगा लेते हैं कि इसके आधार पे कि आने वाले समय में क्या होने वाला है हमारा हाल। नॉलेज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बहुत सारी जानकारी हमें यूज़फुल मिलती है इसमें से। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बोला जाता है रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के लिए पर्याप्त सूचनाएं जो है ये उपलब्ध करवाता है। उसके बाद है इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी, यानी प्रबंधकीय क्षमता का हम मूल्यांकन कर पाते हैं इससे कि हमारे जो मैनेजमेंट है, प्रबंध जो तंत्र है हमारा पूरा, वो प्रभावी रूप से काम कर रहा है, इफ़ेक्टिवली वर्क कर रहा है या नहीं। ये बात हम इससे जान सकते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज यानी संसाधनों का ऑप्टिमम यूज़ यानी कुशलतम प्रयोग कर रहा है या नहीं। अर्थात हम इससे चेक करते हैं एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेदर मैनेजमेंट इज़ यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर और नॉट। ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेना, पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, इसका इम्पॉर्टेंस यानी फ़ायदा क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़फुलनेस यानी उपयोगिता क्या है। यूटिलिटी का मतलब भी वही है, इम्पॉर्टेंस मतलब महत्व क्या है। आपसे पूछा जाएगा इम्पॉर्टेंस यानी महत्व। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है। हम बोलेंगे हिसाब किताब तो हर कोई देखना चाहता है, सबके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा। पहला है फॉर मैनेजमेंट, यानी जो लोग चला रहे हैं बिज़नेस को वो लोग देखते हैं कि हमने ठीक से चलाया या नहीं। फॉर इन्वेस्टर्स का मतलब है जो लोग आपके बिज़नेस में पैसा लगाना चाह रहे हैं। आपके बिज़नेस में कोई और क्यों पैसा लगाएगा, आपके दिमाग में आ सकता है। बिल्कुल लगाते हैं लोग कंपनी फॉर्मेट में, शेयर होल्डर्स शेयर खरीदते हैं। एनीवे,
इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि सही कमा रही कंपनी या नहीं। फॉर क्रेडिटर्स यानी लेनदार चेक करते हैं कि ये पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, ये बताता है कौन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद है एम्प्लॉयज़ चेक करना चाहते हैं कि हमको जो सैलरी मिल रही है वो सही से मिल रही है या नहीं, पता लगे। प्रॉफिट इनका हर साल बढ़ता ही जा रहा है 10% से, लेकिन सैलरी 3 साल हो गई आज तक कभी सैलरी नहीं बढ़ाई, तो इसको देख के ये लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक यानी हड़ताल, मांगे पूरी करो हमारी। अगला है गवर्नमेंट क्या करती है, देख के टैक्स मांगती है कि तुम्हें इतना प्रॉफिट होता है तो टैक्स भरो। गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। दोस्तों IMP क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय करंट एसेट, व्हाट डू यू मीन बाय करंट लायबिलिटी। इस एग्ज़ाम के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं देख रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम केवल देख रहे हैं एक फास्ट ट्रैक, फटाफट कोरोना वाले एग्ज़ाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं हम बस। करंट एसेट का मतलब क्या होता है, ऐसा एसेट जिससे फ़ायदा जो हमें मिलेगा वो केवल और केवल 1 साल के अंदर ही मिल जाएगा, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। लिखा गया करंट एसेट मीन्स दोज एसेट्स विच आर हेल्ड मेनली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, व्यापार के लिए रखे जाते हैं, एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ। दो खास बातें, एक तो व्यापार के लिए है, इसी को हम बेचेंगे, खरीद के लाए हैं, या इसका बनाने में इस्तेमाल कर लेंगे मैन्युफैक्चरिंग में या हम बोलेंगे कि 12 महीने के अंदर ही इसका हमें फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक आदि आदि आदि। करंट लायबिलिटी हम जिसको बोलते हैं कि 12 महीने के अंदर हमें पेमेंट करना पड़ेगा 1 साल के अंदर, तो इसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक अधिविकर्ष इत्यादि। उसके बाद है करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, करंट एसेट में क्या क्या आता है। कंपनी की बैलेंस शीट आपने देखी होगी, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या क्या आता है, बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज़, प्रोविजंस, ठीक है। बी टॉप जिसका कोड मैंने आप लोगों को बताया था, BCom में टॉप कर देंगे आप। उसके बाद है सबसे पहले तो हम लिखेंगे कैसे, फॉलोइंग आइटम्स कम अंडर द करंट लायबिलिटीज़। पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको पता होगा क्या लिखना है कि इसमें कौन कौन सी आती हैं। 1 साल के अंदर जो उधारी वापस करनी है वो लिखा जाता है इसमें, जैसे डिबेंचर भी हो सकता है अगर वो 6 महीने 1 साल के लिए इशू है, और भी आ सकते हैं बैंक लोन वगैरह कम टाइम वाले। ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न, ये आपको याद कर लेना है अगर समझा नहीं है आपने तो। उसके बाद है करंट एसेट में क्या क्या आते हैं वो भी पूछा जा सकता है। आइटम्स अंडर करंट एसेट बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन होता है। आइटम्स अंडर करंट एसेट क्या क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करेंसी। इसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वो आपको याद होगी क्या, IIT से सर्टिफिकेट ले लो। उसके बाद हमने देखा क्या, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वित्तीय विवरण, या जो हिसाब किताब होते हैं इसमें क्या कमी होती है। अगर इतने काम की चीज़ है ये, हर कोई इसको देखना चाह रहा है, तो इसमें कमी क्या है फिर। विंडो ड्रेसिंग, इसमें ना लोग अपने मन से इधर उधर ऊट पटांग फिगर सेट करके ऐसा दिखाते हैं कि बड़ा अच्छा है, जबकि वास्तव में कंडीशन अच्छी हो या ना हो। विंडो ड्रेसिंग शब्द का मतलब आपको पता होगा, खिड़की सजा दिया, दीवारें कमज़ोर हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल इन नेचर, ये केवल और केवल हिस्टोरिकल नेचर के आइटम्स रिकॉर्ड करता है, यानी प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं होते हैं आइटम्स इसमें। उसके बाद है इग्नोरेंस ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, इसमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट यानी गुणवत्ता की चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, केवल क्वांटिटी यानी मात्रात्मक चीज़ों को ही शामिल किया जाता है। जैसे कर्मचारी की सैलरी को तो लिखते हैं कि खर्च हो गया इतना, लेकिन एक कर्मचारी अगर ईमानदार है तो उसकी ऑनेस्टी की वजह से आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है, लेकिन ये बात आपको हिसाब किताब में कहीं नहीं दिखेगी कि हमारा कर्मचारी इतने लाख रुपए से ईमानदार है, क्योंकि इसको हम नाप नहीं सकते ईमानदारी को। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, इसमें बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लगा के रखा रहता है। फॉर एग्जांपल प्रोविज़न, जितने भी प्रावधान बनाए जाते हैं सब अनुमान के ऊपर आधारित होते हैं। डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, जैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू में आपने देखा होगा अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में भी लोग कुछ ना कुछ खेल कर देते हैं। उसके अलावा भी और भी पॉलिसीज़ मैंने बताई आपको। प्राइस लेवल चेंजेस आर इग्नोर्ड, अगर प्राइस लेवल चेंज हुआ है मतलब इसका है कि इन्फ्लेशन को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, या मनी वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं हम।
इतना सफिशिएंट है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, इतने से आपका काम हो जाएगा। इतने क्वेश्चंस अगर कर लेंगे आप थ्योरी के लिए तो आपके लिए सफिशिएंट है गाइज़। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।